नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद में अपनी बात रखी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे साफ समझ में आ गया कि देश की राजनीति अब किस तरफ जा रही है। चर्चा होने लगी है कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। अब ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति में, उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। डीवी लाइव पर देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंशसाभार। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंशसाभार। दोस्तों, एनडीए सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पहले बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भारी भरकम धनराशि का प्रावधान दिखाकर मोदी की कुर्सी को तो बचा लिया, लेकिन दो मुख्यमंत्रियों को खुश करने के चक्कर में अब बीजेपी ने अपना सियासी समीकरण ही बिगाड़ लिया है। वहीं इंडिया गठबंधन भी अब पहले से कमजोर नजर आ रही है और आ रही सरकार को और कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यानी पहले से नरेंद्र मोदी की सरकार या एनडीए सरकार कमजोर तो नजर आ ही रही थी, लेकिन उसके बाद जो रणनीति इंडिया गठबंधन बना रहा है उसमें यह है कि इस सरकार को और कैसे कमजोर किया जाए। यानी एक तरफ सियासी समीकरण बीजेपी की अपनी करनी से बिगड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी के सारे गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। चुनावों के पहले 400 पार सीटों का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल से वाराणसी में जीत मिली और उतनी ही मुश्किल हुई बीजेपी को सत्ता पर हासिल होने में, काबिज होने में या कहें तो सत्ता बचाने में। टीडीपी और जेडीयू की मदद से बीजेपी ने सरकार तो बना ली या कहें एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन ऐसी हिलती डुलती सरकार कितनी दूर तक चल पाएगी, यह सवाल बार बार उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता को इस सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाने की जो नौबत बार बार आती है, वो क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि इसकी स्थिरता दिखाई नहीं देती। आज शिरोमणि अकाली दल के नेता भी, एक तरफ इंडिया गठबंधन और शिरोमणि अकाली दल इसका इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और उसी दल की नेता हैं, सांसद हैं हरसिमरत कौर, अकेली सांसद हैं शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी इस सरकार को लंगड़ी सरकार कह दिया है। आप समझ सकते हैं कि अगर हरसिमरत कौर यानी शिरोमणि अकाली दल जो कभी बीजेपी का हिस्सा और उसके गठबंधन दल का हिस्सा ये दल होता था, वो अगर लंगड़ी सरकार कहे एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, तो छोटी बात नहीं समझनी चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि सरकार की स्थिरता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष अब आसानी से दबने वाला नहीं है। आज जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में सियासी गर्मी बढ़ती रही और उधर संसद के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने जिस तरह बजट में हुए पक्षपात को लेकर विरोध कर रहे थे, उससे समझ आता है कि अब विपक्ष की उपेक्षा करना नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ सकता है। पहले तो आपने देखा कि 146 सांसदों का निलंबन करके भी मोदी लोकतंत्र का गीत गाते थे। अब उन्हें रोना आता है कि उनकी आवाज को विपक्ष ने दबा दिया। यही रोना शायद ओम बिरला को भी आ सकता है, क्योंकि पिछले कार्यकाल की तरह इस बार जब वो विपक्ष के सांसदों को चुप रहने की नसीहत देते हैं तो बदले में कैसे जवाब मिलते हैं, इसकी एक झलक आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दिखा दी है। आइए जरा सुनते हैं अभिषेक बनर्जी को जब रोक रहे थे ओम बिरला, तो उन्होंने क्या कुछ कहा और यहां से यह साफ समझ में आता है कि ये वो वाला सदन नहीं है, ये वो लोकसभा नहीं है जिसमें आप 146 लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 146 सांसदों को बाहर कर देते हैं और अपनी मनमर्जी से कानून पारित करवा लेते हैं। सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी को। Shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim
to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज tragedy. माननीय Sir, सदस्य T for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। बोले। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर रहा हूँ, सदस्य, आपको चुप रहे। वाह वाह सर आप वाह। बोलिए अपनी बात पे। बी फॉर ट्रेजेडी। तो ये पक्षपात अब नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। आप सुन रहे थे अभिषेक बनर्जी की ये चेतावनी दरअसल पूरी बीजेपी के लिए कड़ा संदेश है दोस्तों। इसी तरह आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंडिया गठबंधन की रणनीति को जाहिर कर दिया है। खड़गे ने साफ साफ कह दिया कि पूरे देश में हम इस बजट का विरोध करेंगे। आइए जरा सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और बहुत ही आज गर्म मिजाज के साथ नजर आ रहे थे, अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखते हैं वो रखते हुए, लेकिन इनका मिजाज क्या था ये बहुत जरूरी जानना इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन के तेवर का इससे पता आपको चलता है। सुनिए। इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा, उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूं, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं, इस टाइप के एटीट्यूड के लिए।
तो शांतिपूर्ण ढंग से लेकिन तमाम बातें यहां रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और यहां तक कि माताजी कह रहे थे निर्मला सीतारमण को, और इन्होंने कहा कि वो आपकी बेटी के समान है। लेकिन यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कहना चाहते थे, यहां उस सिंबॉलिक माताजी कह के जो बातें रखना चाहते थे उन्होंने रख दी अपनी बात। और उधर जंतर मंतर पर विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे आज आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, और उनके साथ जिस तरह आज अखिलेश यादव, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे इंडिया गठबंधन के कई नेता नजर आए, उससे यह माना जा सकता है कि अब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। हाल ही में जगन मोहन के पिता, आपने देखा होगा, वाईएसआर रेड्डी की जयंती पर राहुल गांधी ने एक भावुक मैसेज सोशल मीडिया पर लिखा था, जारी किया था, और उसके जरिए उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी वाईएसआर के लिए। तो यहां वाईएसआर रेड्डी के लिए, उनके जगन मोहन के पिता के लिए, और जिससे माना जा रहा है कि अब जगन मोहन को भी कांग्रेस अपने पाले में लेने की शुरुआत कर चुकी है और इंडिया गठबंधन काफी दूर तक इस मसले में बढ़ चुका है, ऐसी खबर अंदर खाने से आ रही है। जगन मोहन रेड्डी के साथ देखिए आप विजुअल, अखिलेश यादव और ये तमाम नेता वहां पहुंचे, और यहां साफ समझ में आता है कि कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। और इधर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और एमके स्टालिन ने तय किया है कि, और एमके स्टालिन के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, एक तो जेल के अंदर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इन सब ने तय किया है कि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की जो बैठक है उसमें वो शामिल नहीं होंगे। वहीं ममता बनर्जी जैसे गैर भाजपाई मुख्यमंत्री इस बैठक में आएंगे, लेकिन सवालों का पूरा पुलिंदा उनके पास होगा। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि मैं बैठक में आऊंगी, लेकिन मैं यहां जो करने आ रही हूं वो देश देखेगा। यानी मोदी के लिए अभी चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। और इसी बीच आज किसानों का एक जत्था राहुल गांधी से मिला। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, इन दोनों गठबंधनों के नेतृत्व में देश भर से 12 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। संसद के भीतर मुलाकात, संसद भवन के भीतर, संसद के भीतर नहीं, संसद परिसर में कह लें, वहां मुलाकात होती है और अपनी समस्याओं के बारे में ये तमाम गठबंधन के नेता, 12 नेता अपनी बात रखते हैं राहुल गांधी के सामने, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि हमने अपने घोषणा पत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है, हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। यानी एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हमने कही है अपने घोषणा पत्र में, और इसका आकलन यह किया है कि इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की है जिसमें तय किया गया है कि हम इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। आइए जरा सुनते हैं इस मीटिंग के बाद क्या कुछ चल रहा था, इस पर पहले किसान नेता फिर राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। संसद से सड़क तक इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया है, और ऐसे में क्या मोदी अपना बचाव कर पाएंगे इस नए तूफान से? क्या केवल 2 मुख्यमंत्रियों को खुश करके मोदी इस बिगड़ते समीकरण को साध पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। और जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। तो आप लगातार संसद के बाहर, संसद के भीतर, और एक घटनाक्रम यह भी कि संसद के भीतर जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था और उन्हें रोका गया, तो उसके बाद चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगहों पर, दोनों सभाओं से विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया और वो बाहर आ गए। हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, जयशंकर गुप्त जी, राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, और एक बार फिर से स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, सदन के अंदर, सदन के बाहर जो कुछ हो रहा है, और इसमें आपने देखा अभिषेक बनर्जी के तेवर को भी आपने देखा, और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवर को भी देखा। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका निभाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या यहां से जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वो तस्वीर आने वाले समय में
नरेंद्र मोदी की सरकार या एनडीए सरकार के लिए डरावनी हो सकती है? अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी, अनम्यूट कीजिए। नहीं, मैं तो अनम्यूट हूँ। जी आ रही है आवाज। हाँ, तो पहली बात तो ये दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों पे, ये विपक्ष के लोगों को बोलने ही नहीं देते, इतना टोका टाकी। ये इनका काम नहीं है, इनका काम एक रेफरी का काम है। आप राज्यसभा में देख लीजिए, जगदीप धनखड़ जी, कोई विपक्ष का नेता खड़ा हो जाए, वो ट्रेजरी बेंचेस को आपत्ति हो ना हो, उनको पहले आपत्ति हो जाती है। एलओपी खड़े हुए हैं, एलओपी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। यही हाल लोकसभा में है। और अभिषेक बनर्जी ने बहुत सही पकड़ा उनको, ओम बिरला जी को, कि वहां कोई इमरजेंसी में बात करेगा, कोई नेहरू बात करेगा, तब आप नहीं बोलते। और नोटबंदी पे बात नहीं कर रहे। आज की आर्थिक स्थिति में अगर बात होगी तो नोटबंदी पे बगैर बात किए कैसे हो सकती है? ये बेरोजगारी नोटबंदी की दी हुई है, इतनी जो ऐतिहासिक बेरोजगारी है, उस पर कैसे बात नहीं होगी? तो अभिषेक बनर्जी ने बहुत उनको सही पकड़ा। और ओम बिरला जी को और नरेंद्र मोदी जी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष है। आज तक इतना मजबूत विपक्ष कहीं नहीं था जी, कभी नहीं था। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो इतना मजबूत नहीं था। 237 सीटें बीजेपी के पास नहीं थी। इंडिया गठबंधन 237 सीट के साथ सबसे बड़ा विपक्ष है आज तक का इतिहास का। तो वो दिखाई भी दे रहा है जी। और सब एक सुर में बोलते हैं, संसद के अंदर और संसद के बाहर भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वैचारिक रूप से एक साथ है। अब बात बजट की। देखिए, आज के अखबारों की हेडलाइन क्या है? ये हेडलाइन मैनेजमेंट के मारथी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी। आज के अखबारों की हेडलाइन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के ऊपर है। कैसे मोदी ने बजट के लिए घुटने टेके दोनों के आगे। सारे अखबारों की हेडलाइन, बिजनेस अखबारों की भी हेडलाइन, अंग्रेजी के अखबारों की हेडलाइन, तमाम हिंदी अखबारों की हेडलाइन, यही हेडलाइन राष्ट्रीय अखबारों की, जितने मैंने पढ़े जी। अब सारे अखबारों ने पॉलिटिकल हेडलाइन लगाया। देखिए, गठबंधन की सरकारें मनमोहन सिंह ने भी चलाई हैं और इनसे ज्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड गठबंधन था मनमोहन सिंह का। बावजूद इसके उनके बजट की हेडलाइन आर्थिक होती थी अगले दिन के अखबार में। ज्यादा ताकतवर गठबंधन साथी थे। बावजूद उसके फर्क क्या है नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह में? फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी अच्छे नेगोशिएटर नहीं है। मनमोहन सिंह नेगोशिएटर अच्छे थे। वो गठबंधन के दलों से नेगोशिएट करते थे और जो कोर आर्थिक फिलॉसफी उस सरकार की थी उसको डाइल्यूट किए बगैर अपनी सरकार चला रहे थे जी। नरेंद्र मोदी पहली बार में ही इस मामले में असफल हो गए। वो नेगोशिएट नहीं कर पाए, न चंद्रबाबू नायडू से न नीतीश कुमार से। वो नेगोशिएट कहां कर पाए? मंत्रिमंडल में। अरे भाई, जब आप उनको मछली पालन दोगे तो वो कहीं तो कीमत वसूलेंगे। तो उन्होंने वो कीमत वसूली जी। उनका समर्थन, उनके समर्थन सरकार चल रही है। और अब ये भी एक सच्चाई है जिसको मान लेना चाहिए सबको कि अब वो रिसोर्ट पॉलिटिक्स अब नहीं हो सकती कि आप चाहें कि टीडीपी और जेडीयू के एमपीज को कहीं ले जाएं रिसोर्ट में और उनको ईडी का धमकी दिखा के फाइलें खोल के उनको बदल दें। वो अब समय निकल गया। 2024 के परिणाम के बाद वो समय निकल गया, वो नहीं हो सकता। तो
और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि इस बजट में तमाम कंस्टिट्यूएंसीज को नरेंद्र मोदी ने एड्रेस नहीं किया बल्कि नाराज कर लिया। स्टॉक मार्केट आप देखिए, कल भी लाल पे था, आज भी लाल पे, बिल्कुल लगभग 300 के नीचे वो बंद हुआ है, 280 पे, और 1700-800 पॉइंट नीचे गया आज भी, कल भी ऐसे ही गया था। इसका मतलब है कि जो आर्थिक जगत है वो आपके इस बजट का स्वागत नहीं कर रहा है। जिनके लिए नरेंद्र मोदी काम करते हैं या जो नरेंद्र मोदी का बाजा बजाने वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में प्रॉपर्टीज को इंडेक्सेशन से बाहर किया है। कल हम इस पे चर्चा की थी, उसने बहुत लोगों को नाराज किया। और मैं अभी आज आपसे कह रहा हूं राजीव जी, आप देखिएगा इसको रोल बैक करना पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा इसका। इससे जो इनका जो बाजा बनाने वाली जो कौम है, कम्युनिटी है जी, वो इनके खिलाफ हो गई है। तमाम लोगों के ऐसे व्यूज आ रहे हैं जो इससे नाराजगी है। तो चाहे किसान हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो हरियाणा में जहाँ चुनाव आने वाले हैं, कहीं को भी नरेंद्र मोदी साहब इस बजट में एड्रेस नहीं कर पाए। और इसका आने वाले वक्त में चुनाव में नतीजा दिखाई देगा। लोग जो इनको मानते हैं कि बड़े पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक वाले हैं, तो सारा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक एक बजट में निकल गया, पहले बजट में निकल गया जब कोalition सरकार चला रहे हैं। याद कीजिए मनमोहन सिंह के बजट, एक भी हेडलाइन आपको नहीं याद आई होगी जो पॉलिटिकल हेडलाइन बनी हो। लेकिन आज के अखबारों की हेडलाइन देख लीजिए। इसलिए ये जो ब्रांड मोदी का जो वो गुब्बारा फूला हुआ था जी, इसे लगातार हवा निकल रही है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, जरा आपके पास भी आना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आज जो सुबह से हम देख रहे हैं और संसद से लेकर सड़क तक, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और उसके अलावा आप देखिए किसानों से मुलाकात राहुल गांधी की, जंतर मंतर पर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या कुछ आप देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। किसानों की राहुल गांधी से मुलाकात यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक टिप्पणी है इस सरकार के बारे में, कि इन किसानों का इस सरकार को लेकर के कोई विश्वास नहीं है। सरकार से ज्यादा उनको विश्वास विपक्ष के नेता के ऊपर है। किसान समुदाय का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। किसान इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं पाले हुए हैं और उनको लगता है कि संघर्ष के रास्ते के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और राहुल गांधी उनके अगुवा है। सरकार को अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो इसको समझना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण है कि एक किसान सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने के बजाय विपक्ष के नेता से मिलना चाहते हैं। लोगों के बीच में विपक्ष की बढ़ती हुई विश्वसनीयता का बहुत बड़ा उदाहरण है, और राहुल गांधी ने इसको बहुत ही आसानी से हासिल नहीं किया है, बड़े संघर्षों से हासिल किया है। इंडिया दल समूह का जो तेवर है लोकसभा और राज्यसभा में, यह उनकी जो जनादेश उनके लिए है उसी का वो प्रकटीकरण है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका, एक मजबूत विपक्ष लोगों ने इसीलिए बनाया, जो भी प्रशांत जी ने कही कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार इतना मजबूत विपक्ष है, और इसलिए ही है कि एक सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ तो जनता की बात को कहें, और बहुत ही बखूबी विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है। बजट को लेकर के जो लिपापोती करने की कोशिश की सरकार ने, पूरा तार कर दिया कि किस तरीके से इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ की अनदेखी की गई है, न केवल राज्यों की बल्कि सभी वर्गों की। और मेरा अपना ये मानना है कि वह कोई ही बजट जनहित का बजट नहीं हो सकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्र में अपने एलोकेशन को कम करता हुआ दिखाई पड़े। ये किसी लोक कल्याणकारी राज्य का बजट नहीं हो सकता, किसी के पक्ष में हो सकता है, लोक कल्याणकारी राज्य नहीं, लोक कल्याणकारी देश का ये इस तरह का बजट नहीं हो सकता।
जो प्राविधान भी किए गए, जो भी बात ये हो रही है कि जो प्राविधान किए गए हैं उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप सोचिए कि मतलब पूरे बजट में जनसंख्या के गणना का कोई उल्लेख नहीं है। अगर आप जनसंख्या नहीं कराएंगे, जनगणना नहीं कराएंगे, तो बिना जनगणना के कौन सा कार्यक्रम बना लेंगे आप? और कितने साल तक आप जनगणना नहीं कराएंगे? ये सरकार किसी आंकड़े में विश्वास तो करती नहीं है। और ये सब ये जो जनगणना की अवहेलना है, ये अभी सरकार के ऊपर बड़ी भारी टिप्पणी है कि सरकार किस तरीके से काम करना चाहती है। बार बार कहा जा रहा है कि बिहार को बहुत कुछ दे दिया। अरे बिहार को क्या दे दिया आपने? बिहार की समस्याएं क्या हैं? बिहार की समस्या एक्सप्रेसवे नहीं है, बिहार की समस्या पलायन है। जो भी अखिलेश यादव को आपने सुना है, बिहार की समस्या वहां का बाढ़ है। उसके लिए कौन सा पैसा दिया? कितना पैसा आपने दे दिया जी। और कौन सी योजना आपने तैयार की? आप बक्सर से लेकर के भागलपुर तक कौन कह रहा था कि आप एक्सप्रेसवे बनाइए? केवल ठेकेदारों को उपकृत करने के लिए आपकी परियोजनाएं हैं। आप कॉरिडोर बनाने के, धार्मिक स्थलों पे कॉरिडोर बनाने का जो राजनीतिक नुकसान है, ये भारतीय जनता पार्टी कायदे से उसको भुगत चुकी है। फिर भी आप वही बोध गया में कॉरिडोर बनाएंगे और गया का जो विष्णुपाद मंदिर है वहां पे कॉरिडोर बनाएंगे। आप क्या हासिल करेंगे इससे? उस राज्य के किस वर्ग ने इसकी आपसे मांग की है? कहां लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वो तो मुझको तो लगता है कि जीतन राम मांझी के खिलाफ वो साजिश है, ये कॉरिडोर की घोषणा। बेचारे 3 चुनाव हारने के बाद तो किस तरह से जीत पाए हो? जब लोग वहां विस्थापित होंगे, बड़े पैमाने पर लोगों का रोजी रोजगार समाप्त होगा, जो बनारस में और अयोध्या में हुआ, उसी तरह का राजनीतिक संदेश आएगा। जब बड़े बड़े आप एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो क्या होगा? मतलब आप सोचिए कि बिहार की एक जो जाति जनगणना कराई और आर्थिक जनगणना कराई और नीतीश कुमार में, उसमें कहा गया कि 33% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5,000 रुपए से कम है। जरूरत वहां पर क्या किस बात की है? कि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। वो बेहतर कैसे होगी? जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एड्रेस नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस कैसे होगा? जब आप वहां के जो बंद पड़े हुए कल कारखाने हैं उनको चालू करने का प्रयास कीजिए। वहां वो किसानों की स्थिति आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। उसमें कोई बात नहीं करेंगे आप। ये 54,000 करोड़ रुपए में केवल एक्सप्रेसवे, नदियों पे पुल, नालंदा विश्वविद्यालय को आप पर्यटन केंद्र बनाएंगे। मतलब एक अजीब तरह का कंसेप्ट है ये। शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर करने, फैकल्टी मजबूत करने, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों को मजबूत करने, कैंपस को बहुत बेहतरीन बनाने के बाद अलावा आप कह रहे हैं कि आप वहां पे उसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। जमाने से, मतलब मैं कई सालों से सुनता चला रहा हूं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की जा रही है। इसमें आप कोई उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं आप। तो जो जरूरत है बिहार की, आप 54,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वह बिहार की जरूरतों के अनुकूल है? बिहार की जनता के मांग के अनुकूल है, या आपके प्रिय ठेकेदारों को देने के लिए आप इतना पैसा दे दिया? जी, वही स्थिति आंध्र प्रदेश की आप कर रहे हैं। वहां जो सिंचाई परियोजना पूरी करने की बात की जा रही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वो सिंचाई परियोजना जल्दी जल्दी पूरी हो, बड़े पैमाने पर वहां। लेकिन जो आंध्र प्रदेश मांग रहा है अपने आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति विकसित करने के लिए, कितनी खस्ता हाल आर्थिक व्यवस्था, खुद ही के लोग कह चुके हैं वहां कि वहां सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक का पैसा नहीं। तो आप वहां किस टैक्सेशन से आप अर्थव्यवस्था थोड़ा सुधार सकते हैं? दुनिया में कहीं टैक्सेशन से अर्थव्यवस्था सुधरी है क्या? आप औद्योगिक विकास नहीं करेंगे, उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे, किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम नहीं देंगे, बाजार में मांग नहीं बढ़ाएंगे, लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, तो कहां से हो जाएगा? कौन सी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और कैसे हो जाएगी? आप टैक्स का बोझ लाद करके जो संपत्तियों के खरीद फरोख्त पर जो टैक्स का प्रावधान कर दिया गया, उसे थोड़े होता है। मेरा अपना मानना यह है कि विपक्ष की एकता और मुद्दों को लेकर के सरकार पे जो हमलावर है विपक्ष, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए चुनौती है और इसका कोई जवाब बीजेपी सरकार के पास नहीं है। जो नैरेटिव गढ़ने की प्रवृत्ति इंडिया सरकार, मोदी सरकार में रही है, वो नैरेटिव आज गढ़ने की क्षमता उनके पास खत्म हो गई, क्योंकि वह कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इंडिया दल समूह पूरी एकता के साथ हमलावर है वो, और जनता के मुद्दों के साथ हमलावर है। जी,
जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास, और भी बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब ढूंढेंगे आपके जरिए। जरा जल्दी से राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल जी, अभिषेक बनर्जी के तेवर को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, अभिषेक बनर्जी जी के जो तेवर जिस तरह से दिखे और वो लोकसभा अध्यक्ष से सीधा संघर्ष करते हुए जो नजर आए सदन के भीतर, तो स्पष्ट है कि अब यह सदन पुराना सदन नहीं बचा है कहीं से भी, और यहां पर विपक्ष जिस तरह से मजबूत हुआ है, वो तो देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका है और जो राज्यसभा में सभापति की भूमिका नजर आती है, तो सच में बड़ी परेशान करने वाली भूमिका है, और उनको अब मुंहतोड़ जवाब मिलना प्रारंभ हो चुका है। जैसे होता है ना कि हम लोग जाते हैं टीवी चैनलों पर, वहां पे एंकर जिस तरह से निष्पक्ष और तटस्थ आवाज को आगे नहीं देता है, उसमें बीच बीच में 10 तरह से वो रुकावट पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो इन गोदी मीडिया के एंकर और लोकसभा अध्यक्ष बड़ी दुख के साथ करना पड़ेगा, राज्यसभा के सभापति, इन सबों की भूमिकाओं में बड़ी समानता नजर आती है, और अब वहां पर मुंहतोड़ जवाब उन्हें मिल रहा है। ये लोकसभा पिछले लोकसभा से काफी जबरदस्त तौर पर अलग है, और वो तमाम लोगों के अभिव्यक्तियों में सामने में नजर आ रहा है। अब आप सोच के देखिए कि इनके अगर तमाम बजट को देखें राजीव जी, इस सरकार के कल के बजट को तो छोड़ दीजिए, इसके पहले के जो बजट थे, वो बजट में इनके देने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन अब विपक्ष मजबूत है, तो वो तमाम तरह की चीजें जनता के सामने में बजट की बारीकियां विपक्ष रख पा रहा है सामने में खुलकर। कि अब हम लोगों ने देखा कि सरकार गठन से लेकर अब तक कहीं भी दबाव में नहीं लग रहा था कि सरकार गठबंधन सरकार चला रही है, लेकिन कल के बजट को देखकर स्पष्ट हो गया कि यह सरकार वैसाखियों पर टिकी है। इनका एक वैसाखी बिहार में है और दूसरा आंध्र प्रदेश में वो नजर आया, लेकिन जो बिहार को 59,000 करोड़ देने का जो वादा हुआ है, वो जरूर देखने में हेडलाइन मैनेजमेंट में लग रहा है कि बिहार को बहुत कुछ मिला है, लेकिन बिहार वासियों की दृष्टि से सोचिए तो राजीव जी, वो बिहार को बहुत बड़ा झुंझुना फिर से पकड़ा दिया गया है। मैं एक सवाल कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2015 में अगर बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी, 1,25,000 करोड़ का पैकेज था उस समय आरा के जो उनका जो महान भाषण था उस समय प्रधानमंत्री जी का, और उस भाषण को प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी उसको, और उसके बाद उसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने बजाते उसके लिए बताया था कि किस किस मद में कितना खर्च किया जाएगा। तो 2015 का 1,25,000 करोड़ अगर आज के डेट में इन्फ्लेशन वगैरह को जोड़ दिया गया 2024 में, वो कम से कम 2 लाख करोड़ तो जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उस सम्मेलन में खुद ही माना था राजीव जी कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ है कि 50-60 हजार करोड़ से उसे कुछ होना ही नहीं है, तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ना बिहार के सेहत को। तो जब सदन के भीतर ये बजट पढ़ा जा रहा था, प्रधानमंत्री को होशो हवास में पता था कि बिहार के साथ एक क्रूर मजाक किया जा रहा है यहाँ पे, और जो तिरपैटी वाला जो भागलपुर के तिरपैटी में जिस विद्युत संयंत्र को 24,400 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं, उसकी घोषणा भी कब से हो रही है राजीव जी? 2014 से हो रही है। 2014 में घोषणा हुई, 2015 में घोषणा हुई, अब 2024 में बजट में घोषणा हो रही है। बजटीय घोषणा को हम लोग काफी गंभीरता के साथ लेते हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन मोदी जी के बजटीय घोषणा को कितना गंभीरता से लिया जाए, थोड़ा कुछ पिछले बजट का खाली मैं एक संदर्भ रख रहा हूं दर्शकों को समझने के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि पूंजीगत व्यय के ऊपर इस बार 11,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। पिछले बजट में 10 लाख करोड़ का बजट रखा गया था, वो बमुश्किल 6 लाख करोड़ के आसपास खर्च हो पाया है राजीव, 6-6.5 लाख मैक्सिमम खर्च हो पाया है। तो जो 2 फरवरी को जब बजट आता था, तब तो 31 मार्च तक में पूरा प्रोसेस करके पूरा खर्च नहीं कर पाते थे, और खर्च करने की इनकी मंशा ही नहीं होती है। बजट में घोषणा कर देता है, बाद में वो पैसे सरेंडर होते फिर केंद्र सरकार के पास वापस हो जाते हैं। तो बिहार को जो बजट दिया गया है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सड़क वगैरह के मद के कुछ पैसे तो जरूर खर्च हो जाएंगे, क्योंकि वो ठेकेदारों को कुछ लाभ प्राप्त होंगे उसके, लेकिन बिहार वासियों के पूरे उनके भूमिका, उनके जो चीजें उनकी जरूरतें हैं, वो इससे कहीं से भी किसी रूप में पूरी नहीं होगी। ये 59,000 करोड़ की राशि बिहार वासियों के ऊपर कहीं से खर्च भी नहीं होगी। मुझे अभी भी एक घटनाक्रम ध्यान में है पूर्णिया को लेकर। 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री पूर्णिया पहुंचे थे, तब उन्होंने पूर्णिया में घोषणा कर डाली थी कि यहां पर तो एयरपोर्ट बन चुका है। राजीव जी 2020 से हम लोग 2024 में आ चुके हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट अभी भी नहीं बना है। दरभंगा का एम्स की कहानी, बिहार को लेकर तो जितनी कहानियां हैं, हमें लग रहा है कि उतनी तो कल्पना लोग की कहानियां बीजेपी ने कहीं भी नहीं चलाई है। वो दरभंगा एम्स भी आज तक अस्तित्व में नहीं है। तो जैसे दरभंगा एम्स अस्तित्व में नहीं है, जैसे पूर्णिया का एयरपोर्ट अभी भी अस्तित्व में नहीं है, वैसे 59,000 करोड़ रुपया भी कहीं कल्पना लोक के कहानी में न रह जाइए।
क्योंकि ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट जरूर करती है, लेकिन जब रियल देने की बात आती है तो क्योंकि हम लोगों ने देखा कल के बजट में चाहे किसान हो या युवाओं को लेकर तमाम इन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है हम भी इंटेंसिव के उसी मामले को उठाएं। बताइए इस महंगाई में 5,000 रुपए का क्या महत्व है आज के डेट में? कांग्रेस ने 8,500 रुपए की बात की थी और उसके लिए बजाते विधिवत एक प्लानिंग की घोषणा की थी। ये उस पूरे प्लानिंग को लेकर बिल्कुल आधे अधूरे ढंग से उन्होंने घोषणा कर दिया। तो इन्हें केवल एक परसेप्शन बिल्डिंग करना है कि हाँ हम रोजगार को, हम बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन रुचि नहीं है इनकी कहीं से भी। अगर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर में रुचि दिखाते तो आज बताइए किसान नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए क्यों जाते? किसान नेताओं को तो धन्यवाद देने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए था। लेकिन इस बजट में मैं मानता हूं कि सबको ठगा दिया है। समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के प्रत्येक निवासी, चाहे वो किसी भी राज्य में रह रहे हो, इस पूरे बजट में मैंने पहले ही कहा था कि सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है और इस बजट में किसी को मिला भी कुछ नहीं है। हाँ, अब आप सोच के देखिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार, खाली एक आखिरी मैं थोड़ा नीतीश कुमार की तरफ टिप्पणी कर लूं। एक तो नीतीश कुमार जी का कल बजट के बाद जिस तरह से वो स्वागत कर रहे थे इस बजट का, वो बड़ा एक आश्चर्यजनक स्थिति थी, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा कहते थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस अगर सरकार नहीं दे रही है, स्पेशल स्टेटस का मतलब यह होता है कि जो धनराशि खर्च होगी उसका 90% राशि केंद्र सरकार के माथे पे और 10% की राशि वो राज्य सरकार के ऊपर जाएगी जी। आप अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो ये तमाम पैसे जो है वो बिहार के लोन में भी वृद्धि करेगी राजीव जी, यानी बिहार कर्ज बोझ में डूब जाएगा। और कल वित्त मंत्री ने स्पष्टता कर दिया कि बिहार को अगर कर्ज चाहिए तो हम अलग अलग जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वहां से कर्ज दिलवाएंगे। भाई कर्ज दिला के बिहार का कौन सा विकास होगा? और वर्तमान के समय के नेता तो भ्रष्टाचार में डुबकी लगा लेंगे। हम लोगों ने देखा है पिछले 1 महीने में कितने सारे पुल ढहे हैं, उन पुलों के ऊपर कभी हम लोगों ने देखा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या बिहार पुलिस की कोई सक्रियता नजर आई? बिल्कुल नजर नहीं आई है। ऐसे स्थिति में बिहार को लोन भी दे दीजिए और उस लोन का बंदरबाट हो जाए, बिहार के लोग कर्ज में डूब भी जाए, तो फिर उसके लिए जिम्मेवारी कौन लेगा राजीव जी? तो क्वालिटी के साथ समझौता तो होना पहले से ही तय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां कुल मिलाकर सरकार बचाने की, बैसाखियों को खुश करने की कोशिश तो होती रही, लेकिन क्या इस खुशी में बहुत ज्यादा गम है? और ये गम जो है वो दूसरे राज्यों के नेता दे रहे हैं। उनके भी नेता अब कई जगह से, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, यहां भी सुगबुगाहट वैसी ही सुनाई दे रही है। तो बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत कुछ है जो आने वाले समय में हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर जयशंकर जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप आज दिन भर के घटनाक्रम पर? आपकी पैनी निगाह टिकी हुई थी, जरा बताइए कि बाहर जो कुछ चल रहा था और अंदर एक तरफ अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आपने सुन ली, माता जी को उन्होंने साफ साफ कह दिया, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उधर जंतर मंतर पे जो मुलाकात हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिया गठबंधन के लिए ये जंतर मंतर की मुलाकात को सिर्फ एक हम न्यूज की तरह देखकर आगे बढ़ जाएं या इस पर समीक्षा होनी चाहिए? ये चाहूंगा इसके बाद, आपके बाद जब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जयशंकर गुप्त जी के जरिए, तो जंतर मंतर को जरूर और विस्तार से, जब आप सबके बीच आऊंगा तो और विस्तार से समझेंगे। आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, जंतर मंतर की कहानी क्या है अमलेंदु जी? राजीव जी, जंतर मंतर की कहानी बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। ये कि इंडिया गठबंधन का आकार अब बड़ा होने जा रहा है और सदन के अंदर सरकार के लिए मुसीबतें और बढ़ने जा रही हैं। खासतौर से राज्यसभा में अब बहुत ज्यादा दिक्कतें नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए पैदा हो जाएंगी। इसका सीधा सीधा संकेत है। देखिए राजीव जी, जगनमोहन रेड्डी के साथ कांग्रेस सीधे सीधे बातचीत नहीं कर सकती या करना नहीं चाह रही है। इसी तरीके से बीजू जनता के साथ कांग्रेस सीधे सीधे बात करना नहीं चाहती या करना नहीं चाह रही होगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अखिलेश यादव को या संजय राउत को या प्रियंका चतुर्वेदी को इस काम पे लगाया गया कि आप जो है संभावनाएं तलाशिए कि जहां इंडिया गठबंधन अभी पैर नहीं आया वहां इंडिया गठबंधन को। इससे जगनमोहन रेड्डी का राजीव जी फायदा ये है कि जब इंडिया गठबंधन के साथ होंगे तो जगन रेड्डी के ऊपर जो अत्याचार चंद्रबाबू नायडू की सरकार कर रही है उस पर लगाम बनेगा, क्योंकि तब वो फिर वो राष्ट्रीय मुद्दा एक बन जाएगा कि वहां किस तरीके से जगनमोहन रेड्डी के साथ चंद्रबाबू नायडू की सरकार अत्याचार कर रही है।
इधर इंडिया गठबंधन को फायदा ये होगा कि राज्यसभा के अंदर उसकी ताकत और बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बिलों को पास कराना और ज्यादा कठिन हो जाएगा। लोकसभा में इतनी ताकत नहीं है जगन मोहन की, लेकिन राज्यसभा में उनकी ताकत है। इसी तरीके से बीजू जनता दल की भी राज्यसभा में ताकत है। तो राज्यसभा में ताकत इंडिया गठबंधन की बढ़ने का मतलब ये होगा कि सरकार को इंडिया गठबंधन के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा तमाम बिलों को पास कराने के लिए, और तमाम बिल सरकार के अटकेंगे। तो यानी जो एक अकेले सब पर भारी थे 56 इंच की छाती वाले, वो 56 इंच की छाती वाले इंडिया गठबंधन के सामने नाक रगड़ते हुए राजनीति नजर आएंगे बहुत सारे बिलों को पास कराने के लिए। तो ये एक तरीके से इंडिया गठबंधन का आकार बढ़ने जा रहा है। दूसरा, इसके साथ नई संभावना ये खुलेंगी कि कल को जब सरकार गिरेगी मोदी जी की, ये एनडीए की, तो उसमें किस तरीके से किसकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। तो ये लंबी प्रोजेक्ट का हिस्सा मुझको लग रहा है ये है राजनीति। दूसरा, जो सदन के अंदर और सदन के बाहर हुआ, वो उसने साफ करके दे दिया कि विपक्ष अब किसी भी तरीके से इस सरकार को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है और इस सरकार को कदम कदम पर विपक्ष के तगड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दो बातें यहां महत्वपूर्ण हुई हैं, जरा आना चाहता हूं जल्दी से जयशंकर जी आपके पास। दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, एक संसद के अंदर किसानों को बुलाकर राहुल गांधी ने क्या बताया है। किसान संसद का घेराव करना चाहते थे, संसद के बारे में और किसान के बारे में बहुत सारी बातें होती रहीं। यह घटनाक्रम, और इसमें एक बहुत बड़ा आप चेंज देख रहे होंगे, और जिसकी शुरुआत प्रशांत टंडन जी ने अपने वक्तव्य से की थी कि ये 2024 का की लोकसभा है या 24 की सभा है, दोनों सदन है, जिसमें मजबूत है विपक्ष और राहुल गांधी एलओपी हैं। राहुल गांधी ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से, वो चाहते तो बाहर भी मुलाकात कर सकते थे, कहीं और मिल सकते थे, लेकिन सदन के अंदर बुलाना, सदन नहीं बल्कि संसद परिसर में बुलाना, सदन के अंदर या जहां भी संसद भवन में बुलाना, आप बेहतर जानते होंगे जहां भी आए, लेकिन उस परिसर में मुलाकात अपने आप में किसानों से। और दूसरी सबसे बड़ी घटना जंतर मंतर, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, अमलेंदु जी जिसके बारे में बात कर रहे थे। इन दोनों घटनाक्रमों पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं राजीव जी, बहुत पहले जब चुनाव नतीजे आए थे उस समय हम लोगों ने चर्चा की थी। उसमें मैंने इसी मंच पे कहा था कि अब संसद का स्वरूप बदल गया है। संख्या बल तय करता है सत्तारूढ़ और सत्तारूढ़ दल की या सत्तारूढ़ गठबंधन की या विपक्षी गठबंधन की भूमिका को। तो यकीनन ये पहली बार हुआ, प्रशांत एकदम सही कह रहे हैं कि पहली बार इतना मजबूत विपक्ष दिखाई दे रहा है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। न सिर्फ संख्या बल के मामले में बल्कि वक्ताओं में भी जितने लोग निकल करके उभर करके सामने आए हैं। क्योंकि पहले छोटी छोटी पार्टियां होती थी, कम संख्या होता था, तो लोगों को बोलने का उतना मौका भी नहीं मिलता। लेकिन अभी जो है चूंकि मौका भी मिल रहा है और संख्या बल तो है ही है। तो जैसे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा है, अभिषेक ने आज जो खेल किया, या कल्याण बनर्जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, गौरव गोगोई हैं कांग्रेस में, बहुत अच्छे वक्ता हैं, या अभी और निखर करके आएंगे लोग, बहुत लोग उसमें उभार निखार देखने को मिलेगा। और विपक्ष अब किसी इशू पे छोड़ने वाला नहीं है। पहले क्या होता था कि ये लोग दबा करके, कभी हल्ला हंगामा करके सदन को बाधित कर देते थे और फिर वो विपक्ष निकल जाता था और ये मनमाने रंग से करते थे। तो विपक्ष ने रणनीति बना ली है कि नहीं, एक तो पहली बात यह है कि आपको घेरेंगे, हर सवाल पे घेरेंगे, और अगर आप कुछ उठपटांग बोलेंगे तो उसका जवाब दे देंगे। और बहुत सही आज पकड़ा अभिषेक बनर्जी ने, जब वो ओम बिरला जी बार बार चुटकी लेने के आदी है वो, और जब भी कोई विपक्ष का नेता कुछ भी बोलता है तो उसके फट से अपना एक्सपर्ट कमेंट डाल देते हैं। वो एक्सपर्ट कमेंट सरपंच का, पंच का नहीं होता है, वो पार्टी का कमेंट है, वो पक्षधरता का कमेंट होता है। वो दिखा देते हैं कि हम किस पक्ष में है, जबकि उस कुर्सी पर बैठ करके तो आपको देखना होगा कि हमारे लिए एक आंख से देखना होगा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। अगर नियम विरुद्ध कोई बात कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। असंसदीय बात कोई कर रहा है उसको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। लेकिन बजट पर चर्चा के दौरान नोटबंदी की चर्चा क्यों नहीं हो सकती है भाई? और अभिषेक ने उनको बहुत सही कहा कि भाई
चूंकि वो थोड़ा सा वो लिहाज कर गए होंगे कि भाई अध्यक्ष महोदय ने खुद ही आपातकाल के विरुद्ध भाषण किया था और संकल्प प्रस्ताव लाया था लोकसभा के अंदर, जबकि ये पीठासीन अधिकारी का काम नहीं है। ये बीजेपी के लोग करते, जनता दल यू के लोग करते या किसी और पार्टी के लोग करते तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन आप अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ करके इस तरह का प्रस्ताव लाएं, इससे बड़ी बात तो और क्या हो सकती है संसदीय लोकतंत्र में। लेकिन आपने किया, तो उसी की याद आज उन्होंने दिलाई कि भाई जब इमरजेंसी पर चर्चा होती है तो आप किसी को नहीं टोकते हैं। वो तो 50 साल पहले की बात है और आप 4 साल 5 साल पहले की बात को कर रहे हैं कि साहब 2016 के बाद चुनाव हो गए, तो इमरजेंसी के बाद भी कितने चुनाव हो गए, चुनाव दर चुनाव हुए। इंदिरा गांधी भी 1980 में जीत करके आ गई थी दोबारा। अब 77 की याद आती है तो आपको 1980 और 84 की भी याद रखना चाहिए ना, कि आपको खारिज भी तो लोगों ने किया था। तो ये सब चीजें हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि विपक्ष कहीं एक तो जीतने का नहीं। राज्यसभा में अब इनका बहुमत लगभग समाप्त हो चुका है। जिस तरह से बीजू जनता दल, चूंकि लोकसभा में तो उसका प्रतिनिधित्व है नहीं, राज्यसभा में अभी भी एक फोर्स है, और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी लोकसभा में तो बहुत कम लोग हैं उसके पास भी, लेकिन राज्यसभा में उसके लोग हैं। तो जिस ढंग से आज सड़क पर जंतर मंतर पे जो धरना हुआ है उसमें इंडिया अलायंस के लोग जाके शामिल हुए हैं। बीच में थोड़ी बातचीत हमको लगता है कि अंदर खाने कांग्रेस के नेतृत्व के साथ भी हुई है। आपसे बताऊं मैं कि देखिए, एक जमाना था जब कांग्रेस का सबसे बड़ा पावर हाउस आंध्र प्रदेश होता था, कर्टसी वाईएस राजशेखर रेड्डी। जब भी कभी कुछ होता था तो सोनिया गांधी जाकर के वहां पे तिरुपति में या विजयवाड़ा में जाकर के कहीं वो बड़ी रैली करती थी और उससे वो पावर गेन करके आती थी। तो राजशेखर रेड्डी उनके बहुत ही क्लोज थे। अब चूंकि थोड़ी कुछ गलतफहमियां हो गई राज्य के विभाजन को लेके, भ्रष्टाचार के मामले में जो आरोप और प्रत्यारोप हो चले, संलिप्तता चली जगन मोहन को लेकर के, तो उसको लेकर के कुछ दूरियां बढ़ गई थी और उसके चलते वो कांग्रेस तो एक तरह से वहां से साफ ही हो गई। लेकिन अभी भी कांग्रेस के पास वक्त है कि अगर दोनों मिल करके कुछ अच्छा करे, और भविष्य में क्योंकि इस बार तो सीधे सीधे चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी की सरकार है वहां मिलजुल करके, पवन कल्याण भी उसमें शामिल है, जनसेना वाले। लेकिन कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी दोनों मिलकर के वहां बड़ा काम कर सकते हैं और बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। और अगर वो चुनौती, अगर जगन मोहन रेड्डी के मन के अंदर से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का डर निकल जाए, जो अब सभी दलों के अंदर से धीरे धीरे निकल रहा है, अब लोग खुलकर के सामने आने लगे हैं, खुलकर के लोग बोलने लगे हैं, और अभी कुछ इस हैसियत में है भी नहीं कि ये चाह करके भी कुछ बिगाड़ सके उन लोगों का। तो अगर जगन मोहन रेड्डी ने राज्यसभा में तय कर लिया कि हम विपक्ष के साथ खड़े होंगे, सरकार के प्रस्तावों के खिलाफ मतदान करेंगे, तो सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रह गया सवाल, जैसे मान लीजिए बार बार चर्चा हो रही है कि बजट में जो राजनीतिक शीर्षक बने, ये बात तो सही है भाई। पूरा बजट जो है कहीं चर्चा नहीं हो रही है कि आपने किसको किसको क्या दिया, क्या महंगा किया, क्या सस्ता किया, इस पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा ये हो रही है कि आपकी सरकार जिन 2 बैसाखियों पर टिकी है, उन बैसाखियों को मजबूत करने के लिए आपने क्या क्या किया। अब आपने 58,900 करोड़ रुपए घोषित कर दिया बिहार के लिए जी, 14,000 करोड़ करीब आंध्र प्रदेश के लिए दे दिया। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक जो पीरपैंती में वही जो कितने मेगावाट का जो पावर प्लांट लगाने की बात है, तो उसके अलावा तो बाकी सड़कों का है। अब सबको मालूम है कि सड़कें बिहार में किस तरह से बन रही हैं। भाई आप ही के पास आंकड़े हैं, पुल बनाने के लिए, पुल और राजमार्ग बनाने के लिए, तो पैसा कहाँ जाएगा? पैसा तो गुजराती ठेकेदारों के पास जाएगा। फिर सड़क और पुल कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे जैसे 18 जून से लेकर के 20 दिन के बीच में जो 12 पुल ध्वस्त हो गए, गिर गए, धराशायी हो गए, तो उसी तरह के पुल बनेंगे। भाई जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ हो, चाहे अयोध्या में वो रामपथ कॉरिडोर जो बनाया उसका हुआ है, ऐसा तो हमको लगता भारत में पहला ही मामला होगा था कि 65 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के रेट से भुगतान हुआ है रामपथ बनाने के लिए।
जबकि एवरेज बताते हैं लोग 15-20 करोड़ में कमीशन वगैरह सब कुछ मिला जुला करके हो जाता था। 65 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की सड़क बनी और एक ही बरसात में पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई। तो इसी तरह का अगर बिहार में काम होना है तो फिर 58,000 करोड़ क्या, आप 58 लाख करोड़ दे दीजिए, वो सब चला जाएगा, कहीं ना कहीं और चला जाएगा, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं। देखिए सच बात क्या है राजीव जी, कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था उस समय जितने भी कल कारखाने थे, जितने भी माइंस और मिनरल थे, वो सब बिहार से निकल करके साउथ बिहार में चूंकि पड़ते थे वो तो झारखंड में चले गए। तो बिहार को एक स्पेशल आर्थिक पैकेज जरूर चाहिए था जिसके जरिए वो अपने को खड़ा कर सके, वहां पे उद्योगों का जाल बिछ सके या कुछ। भाई चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें तो हैं, रेलवे की लाइनें भी है, सब कुछ है, लेकिन उस ढंग से कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां जो वहां के लोगों को। भाई बिहार क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, पलायन है। बिहार से लोग जा करके पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कलकत्ता में जाके काम करने के लिए मजबूर है। उनको अगर वहां रोजगार मिले, वहां कुछ काम मिले, उस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था हो, तो ऐसा कुछ तो इस बजट में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उसके चलते चूंकि बिहार को आपने खुश किया है, वचनम किम दरिद्रता, अभी 59,000 या 58,900 करोड़ रुपए में से कितना सतह पे चल पाएगा, कितना खर्च हो पाएगा, ये देखने वाली बात हो सकती है। कि कई बार होता है कि बजट में घोषणाएं तो हो जाती है लेकिन पैसा पहुंचता नहीं है। अब वो कितना होगा ये थोड़ा सा देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन आंध्रा और बिहार को खुश करने के चक्कर में आपने हरियाणा को नाराज कर लिया जहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने महाराष्ट्र को नाराज कर दिया जहां आप विधानसभा का कुछ ही महीने बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने झारखंड को नाराज कर लिया क्योंकि इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और आप सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, हम लोग तो इतने सालों से बजट कवर करते रहे हैं राजीव जी, रेल बजट भी कवर करते थे, तो पहली बार है कि साहब रेल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है जी। कौन सी नई रेल पटरी बनेगी, कौन सा नया लाइन बनेगी, कौन सी रेलगाड़ी नहीं चलेगी, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं अभी जो नई सरकार बनी है उसके बाद। अभी मैं आज देख रहा था कि किसी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहा था कि कोई रेलगाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर चली जा रही है, उसके डिब्बे उस पर चढ़े जा रहे हैं, लोग कूद कूद करके भाग रहे हैं उसमें से। तो इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। कैसे रेल की सुरक्षा होगी, कैसे रेलवे का समयबद्धता होगी, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। सीनियर सिटीजन्स के लिए बार बार होता रहा है साहब, उनके लिए सरकार चिंता करती है, कुछ करेगी। सीनियर सिटीजन्स के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। और इनकम टैक्स जिसके बारे में लोग हर बार बड़ा हो रहा है कि 17,000 दे दिया, 18,000 रुपए दे दिया, कब से नहीं दिया था आपने? कितने वर्ष हो गए जब किसी तरह की कोई छूट सरकार ने नहीं दी थी? 10 साल में मुझे लगता है कि पहली बार थोड़ा बहुत कुछ किया, वो भी नए टैक्स रिजीम के नाम पे किया। उसमें भी अभी लोचा है उसमें भी है, इनकम टैक्स वाले में भी है, तो इसलिए उसमें ये मत सोचिए कि उसमें दे ही दिया है। उसमें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम और उसमें किसका पालन कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी सरकार बहुत सारी चीज़ें जो शेडो ऐसे भी, ये गवर्नमेंट जो है जिस हिसाब से चल रही है उसको समझ में आ रहा है साफ साफ कि यहाँ से आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। लेकिन कुछ जो घटनाक्रम है जो बिल्कुल परिवर्तित होते हुए और जिससे हम आने वाले समय में सियासी समीकरण में कुछ चेंजेस देखेंगे, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और जिसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें, किसानों का संसद के अंदर आना और दूसरा संसद परिसर में आना, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि जगन मोहन रेड्डी से इंडिया गठबंधन का मिलना, यह कितना महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा बहुत आज की तारीख में अगर कही जाए। उसके अलावा आप लोगों ने देख लिया, अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ ये बात हम लोग इसी मंच से कई बार कह चुके हैं कि जब आप उन लोगों की बात करते हैं जो सदन में नहीं है, कहते हैं कि इनका नाम नहीं जाएगा, ये चूंकि सदन के हिस्सा नहीं है, सदन का हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं है, इसलिए इनका नाम यहां से आप एक्सपंज कर दीजिए। तो इंदिरा गांधी का नाम क्यों लेते हैं आप? नेहरू जी का नाम क्यों लेते हैं? राजीव गांधी का नाम क्यों लेते हैं? इनका नाम क्यों लेते हैं? यह सवाल तो उठाएगा। तो ऐसे ही यही सवाल तो उठा रहे थे कि आप 2016 नोटबंदी की बात हम कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप सब कह रहे थे कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सभाओं के जो सभापति हैं, इधर अध्यक्ष कहलाते हैं या स्पीकर कहलाते हैं, उधर सभापति कहलाते हैं, ये दोनों जितनी टोका टाकी करते हैं, अब खैर
वही है सर्वे सर्वा, लेकिन हमने इस लोकतंत्र में संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए ऐसे महानुभावों को इतना टोका टाकी करते हुए विपक्ष के नेताओं को, वो भी खासकर एलओपी को नहीं देखा था, नहीं सुना था। इतने साल से हम लोग भी लोकसभा को और राज्यसभा को कवर करते रहे हैं, उस लिहाज से भी आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी जरा आपके पास जल्दी से, और आपसे भी समझूं क्या खिचड़ी पक रही है प्रशांत जी अंदर खाने, कुछ तो पक रहा है। और राहुल गांधी का भी जो काम का तरीका है वो उसमें काफी बदलाव नजर आ रहा है। और जगन मोहन रेड्डी, सीटें बहुत हैं राज्यसभा में जगन मोहन के पास, और ऐसे में परिस्थितियां बहुत बदली सी नजर आएंगी। आपको बता दूं जगन मोहन रेड्डी के पास 11 सीटें हैं राज्यसभा में, 1-2 नहीं 11 सीटें, और बीजेडी बीजू जनता दल के पास राज्यसभा में 9 सीटें हैं। ये दोनों राज्यसभा की बात मैं कर रहा हूं, 11 और 9, ये दोनों छिटक गए हैं, बिदक गए हैं। प्रशांत जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अखिलेश यादव जो मिले हैं जगन मोहन रेड्डी से जंतर मंतर पे जाके, ये केवल फ्लोर मैनेजमेंट का मामला नहीं है राजीव जी, ये उससे आगे की बात है। और ये सरकार, सब लोगों ने कल देख लिया कि गठबंधन की सरकार कैसे चला रहे नरेंद्र मोदी साहब। अब इंडिया गठबंधन एक नई तरीके की राजनीति आंध्र प्रदेश में करने जा रहा है। याद कीजिए कि हम लोग यहाँ पे लगातार चर्चा करते रहे कि इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक निशाने पर लेना होगा। आप इनका प्रेशर कुकर वहां इनके राज्यों में गर्म करें, सीटी दिल्ली में बजाएंगे। यही रणनीति जो है वो लगता है इंडिया गठबंधन की है कि वो आंध्र प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा करना चाहते हैं। और जब आंध्र प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा होगी तो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली को परेशान करेंगे। ये मुझे केवल फ्लोर मैनेजमेंट की बात नहीं, उसके आगे की बात दिखाई दे रही, जो हम लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे। अच्छा, वो भाई बहन है, शर्मिला और जगन तो भाई बहन है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा उनको एक प्लेटफॉर्म पे आने पे? कोई वैचारिक विरोधी भी नहीं है, पार्टियां अलग अलग है, कुछ मनमुटाव होगा, लेकिन कितना वक्त लगता है तो देखना होगा। कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति यही है। बिहार में तो ठीक है, लालू प्रसाद हैं, नीतीश कुमार, वो तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस है, वहां पे सीपीआईएमएल मजबूत है, तो बिहार का तो मामला ठीक है। आंध्र प्रदेश के लिए एक वो रास्ता निकाल रहे हैं। दूसरी बात किसानों की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है राजीव। किसान नरेंद्र मोदी पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। जो किसानों के साथ मोदी साहब ने किया है, 2 बार संगीनें लगवा दी, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, इनके मीडिया ने किसानों को आतंकवादी कहा, क्या नहीं कहा। और उसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए वो जीत हासिल की। जब नरेंद्र मोदी टेलीविजन पे आकर कहते और कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और तीनों बिल वो वापस लेते हैं। वो बिल वापस हो गए, लेकिन वो बिल जिनके लिए लाए जा रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि वो अडानी ग्रुप ने जो तमाम साइलोस बनाए हुए थे उन पे बुलडोजर चला दिया। अडानी ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको राजीव जी कि 70 लोकेशंस में एफसीआई के फूड ग्रेनरीज, जिसको साइलोस कहते हैं, जो बड़े बड़े यानी जिसमें बोरों में नहीं, सीधे ग्रेन को जमा करते हैं कई साल तक, 70 लोकेशंस में कई मीट्रिक टन जो है वो अनाज के गोदाम अडानी बना रहे हैं, या उनको बना रहे हैं, संचालित कर रहे हैं एफसीआई के लिए। किसान ये जानता है
अभी पंजाब में भी यही हुआ है कि अडानी के गोदामों में किसानों को कहा गया देने को अनाज, किसान यूनियन उसका विरोध कर रही है। तो किसान जानता है केवल एमएसपी के कानून की बात नहीं है, उसने जरा भी ढील छोड़ी और तुरंत ये बिल ले आएंगे नया, और एक रास्ता खुल गया है कि 10,000 15,000 करोड़ का कोई पैकेज दे दो आंध्र प्रदेश और बिहार को, और जो मर्जी आए वो कर दो। तो इसलिए किसान जो है वो कोई ढील छोड़ना नहीं चाहते जी। और किसानों की मांग है, हो सकता है राहुल गांधी इसको मान भी जाए। काफी उम्मीद है कि एमएसपी की लीगल गारंटी का प्राइवेट मेंबर बिल राहुल गांधी पेश करें। अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए बहुत एम्बैरसिंग होगा और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत मुश्किल होगा उसका विरोध करना जी। और प्राइवेट मेंबर बिल अगर आता है तो सरकार को लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि वो कैसे उससे बचे। उसका एक रास्ता तो अभी मुझको ये दिखाई देता है कि ओम बिरला सेशन ही एडजन कर, मतलब वो सुनवाई एडजन कर दें हाउस को उस दिन के लिए। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल एक विशेषाधिकार है हर एमपी का, उसको कोई रोक नहीं सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल कानून कैसे बने वो बड़ा पेचीदा मामला है, बाद में वो ट्रेजरी बेंचेस ही के जरिए आता है। तो ये सब घटनाएं जो हैं दिखाई दे रही हैं कि जो मोदी साहब ने। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। सदन में इस सत्र में घुसने के पहले कहा था कि मेरा गला घोटते हैं, तो वो कमजोर विकेट पे, वो जानते हैं कमजोर विकेट पे हैं। और बहुत युवा जो पूरा एक वक्ता है वहाँ पे, अभी जयशंकर जी कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी है वहाँ पे, गौरव गोगोई है वहाँ पे, अखिलेश यादव है, महुआ मोहित्रा है, एक से एक लोग हैं। तो अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हमेशा ये संसद की परंपरा रही है कि बजट पे प्रधानमंत्री भी जवाब देते हैं जी। बजट की सफाई, बजट पे जवाब, अंतिम जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। देखना है कि इस बार वो वित्त मंत्री देंगे कि प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि वो गला घोटने वाला वो कह चुके हैं, वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बजट की बात आप कर रहे हैं तो उधर एमके स्टालिन ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि उन लोगों के प्रति अब भी प्रतिशोध मत रखिए जिन्होंने आपको हराया, जिन राज्यों ने आपको हराया है आप उनके प्रति प्रतिशोध रख रहे हैं, और अगर आप अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद के अनुसार शासन करेंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। ये साफ साफ कह रहे हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने भाजपा के 400 पार के सपने को चकनाचूर कर दिया है, इसीलिए अब ये राज्य उनकी उपेक्षा झेल रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया है, अब हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। बजट 2024 आपकी हुकूमत को तो बचा सकता है लेकिन देश नहीं बचाएगा। ये बजट जैसा बजट आप लेकर आए हैं, निष्पक्ष होकर सरकार चलाइए, वरना आप अलग थलग पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। साफ साफ यहां कहा है एक तरफ एमके स्टालिन ने, और दूसरी तरफ एक और भी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें लेकर आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। एक तो एमके स्टालिन का ये बयान आपने एक्स पे उन्होंने लिखा है, ये आपने देख लिया, सुन लिया। दूसरी बात, उधर अजीत पवार ने कहा है अमित शाह से, लटकाकर मत रखिए, सीट बंटवारा कर दीजिए, बेहतर होगा। ये महाराष्ट्र में, लटकाकर मत रखिए, सीट बंटवारा कर दीजिए, बेहतर होगा आने वाले समय के लिए, और जबकि चुनाव है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ये दो महत्वपूर्ण जो
घटनाक्रम में इसको जोड़ना, और ये दोनों कहीं ना कहीं इसी सरकार पे, जो कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो एक मोदी सरकार के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, उनकी पार्टी के सामने, सरकार तो एनडीए की है इसलिए मोदी सरकार कहना ठीक नहीं है, लेकिन एनडीए नहीं बल्कि बीजेपी के सामने जो परेशानियां आ रही हैं उनमें ये भी परेशानियां नजर आती हैं। लेकिन उन सबके बीच जो इधर इंडिया गठबंधन और जगन मोहन रेड्डी के बीच क्या कुछ चल रहा है, अगर आपके पास कोई खबर हो तो जरूर बताइए। और साथ साथ यहां राहुल गांधी की रणनीतियां, और जिसमें प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे थे, इस बारे में थोड़ी बहुत खबर है, ये अंदर खाने ये बात चल रही है कि शायद राहुल गांधी प्राइवेट मेंबर बिल और एमएसपी की लीगल गारंटी, किसानों से जो वादा ये कर रहे हैं उसको लेकर आएं, और ये लेकर आते हैं तो क्या कुछ होगा। थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिए प्लीज, सुनील शुक्ला जी। इस बजट से उन राज्यों में तो ये संदेश चला गया कि जहां भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने स्वीकार किया है, सरकार उनके साथ भेदभाव बर्ताव कर रही है। बहुत मजबूती के साथ विपक्ष ने संदेश को पहुंचाया है। दक्षिण के राज्यों में भी ये मजबूती से संदेश गया है कि दक्षिण के राज्य जिनका कर संग्रह में उन राज्यों की तुलना में बहुत बड़ा योगदान है, उनको उनके हिस्से का पैसा नहीं मिल रहा। जगन मोहन रेड्डी का ये धरना, इसके पहले सिद्धारमैया का धरना, उसके पहले टीएमसी का धरना जंतर मंतर पर, ये उन संबंधित राज्यों में बाकायदे ये जो राजनीतिक दल है, ये अपने राज्य में लोगों को संदेश देने में कामयाब रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही है महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में। बाकायदे ये बेचैनी जो आप अजीत दादा पवार आकर के मिले अमित शाह से, वही बेचैनी है कि लोगों के मन में यह बात है कि महाराष्ट्र के साथ बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव किया गया है। और यह वहां लोगों के विमर्श में है कि कई कल कारखानों को दिल्ली मुंबई से हटा करके, महाराष्ट्र से हटा करके गुजरात भेजा गया। यह बात है कि जो प्रमुख आर्थिक गतिविधियां जो मुंबई में संचालित होती रही हैं, उन गतिविधियों को गुजरात में भेजने की कोशिश कर रही है ये बीजेपी की सरकार। ये बाकायदे आप महाराष्ट्र के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो बात है। निश्चित रूप से जगन मोहन रेड्डी के साथ इंडिया दल समूह के नेताओं की मुलाकात महत्वपूर्ण है। और जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस ने पिछले दिनों जब राज्यसभा से बहिष्कार किया था विपक्ष ने, उस समय वो विपक्ष के साथ खड़ी थी। और वाईएसआर कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि आंध्र प्रदेश के हितों को छोड़ करके वही सरकार के साथ नहीं खड़ी है, विपक्ष के साथ खड़ी है। अगर जहां आंध्र प्रदेश की बात होगी वह गुण दोष के आधार पर उसका वो निर्णय लेगी, लेकिन बाकी अन्य मुद्दों पर विपक्ष के साथ। तो जगन मोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक स्टैंड क्लियर कर रखा, और इंडिया दल समूह के लिए मुफीद है कम से कम कि वो आंध्र प्रदेश में अपने आप को मजबूत करें और टीडीपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनावे। और जिसकी पहल मुझे लगता है कि यह मुलाकात उसको आगे ले जाएगी। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें बेचैनी है। बेचैनी इस बात को है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके वो अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये चिंता उनको घेरने लगी। इस साल के लोकसभा चुनाव के बाद यह उत्तर प्रदेश में आप देखिए, ये सुभाषपा का बयान और ओम प्रकाश राजभर का, चाहे निषाद जी का, सबके सब उसी भाषा में बोल रहे हैं। या अनुप्रिया पटेल की वो चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को लिखने का क्या मतलब? अभी जो केशव प्रसाद मौर्य ने जो अपर मुख्य सचिव नियुक्ति को जो चिट्ठी लिखी, उसका क्या मतलब? ये इन छोटे दलों में ये बात होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वह अपनी राजनीतिक ताकत को कितना बनाए रख पाएंगे, या मोदी जी के साथ रह करके वह चुनाव जीतने में कितने कामयाब हो पाएंगे। यह इस बेचैनी से आप इनकार नहीं कर सकते। और अजीत दादा पवार की मुलाकात इस बात का संकेत है। यह अभी आपको बेचैनी दिखाई पड़ेगी ये सिंधिया साहब के लोगों के बीच में भी, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनमें भी यह बात आएगी कि आखिर वो चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे बीजेपी के साथ रह के। तो मुझे ये लगता है कि अभी बड़े पैमाने पर राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, राजनीतिक दलों के बीच में ध्रुवीकरण होगा महाराष्ट्र में।
दूसरी चीज की ये आज जो अभिषेक बनर्जी का भाषण है वह आने वाले दिनों का संकेत है। विपक्ष का रवैया क्या होगा, आमने सामने भिड़ने की स्थिति बनेगी, वह किसी भी तरह से अब अपने आप को समेट करके सरकार के सामने चलेंगे, ये लगता नहीं है। यह पूरा का पूरा भाषण अगर आप देखिए जो उनका तौर दिखा रहा है सदन के भीतर, ये लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ या एनडीए सरकार आप कर रहे हैं उसके खिलाफ मजबूती के साथ वो खड़े होने के लिए तैयार हैं और एकदम इस सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं और किसी तरह से अपने अभियान में कोई संशोधन की स्थिति दिखती नहीं है। वहाँ मेरा अपना मानना यह है कि साउथ में इंडिया ब्लॉक और मजबूत होगा और जगनमोहन रेड्डी के पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में जरूर मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि तेजस्वी यादव को अपने कार्यशैली में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। जो उन्होंने इस लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के अभियान या उनके प्रचार की गतिविधियां बहुत सीमित रहीं, उसको इनको बढ़ाना पड़ेगा। संगठन निश्चित रूप से आरजेडी के पास है, लेकिन आकर्षण राहुल गांधी का ही है। इनको राहुल गांधी को आगे करना चाहिए और राहुल गांधी को आगे करके बिहार में यह जो इंडिया दल समूह है जो आरजेडी के साथ के नेतृत्व में सक्रिय है वो अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है। दूसरी चीज मेरा अपना भी मानना है कि जो कुछ लोगों को व्यक्ति विशेष के साथ भी तेजस्वी की या आरजेडी की नाराजगियां या रिजर्वेशन है उससे उनको थोड़ा हटने की कोशिश करनी चाहिए जी। यह जो अभी उपचुनाव हुआ है रुपौली का, मुझे साथ विधानसभा क्षेत्र है, उसके परिणाम का भी निष्कर्ष अगर आप विश्लेषण करेंगे तो इनको लगेगा कि अभी एक अपने राजनीतिक जनाधार को बढ़ाने की आवश्यकता है इंडिया दल समूह को बिहार में, और वह तभी संभव है या उसको और तरीके से कामयाब हो सकते हैं अगर आप राहुल गांधी को आगे रखें। अगर आप राहुल गांधी को आगे नहीं रखेंगे तो अकेले आरजेडी इंडिया दल समूह को बिहार में बहुत ताकतवर कर देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाहे बिहार की बात हो चाहे दक्षिण की बात हो, आप बहुत सटीक विश्लेषण कर रहे थे और यहां से कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई देता है और आने वाले समय में दक्षिण में इंडिया गठबंधन कैसे और मजबूत होगा इसका जिक्र आप यहां कर रहे थे। जरा आगे और बढ़ते हैं और राहुल लाल जी जल्दी से आपके पास, आप कैसे देखते हैं, और जगनमोहन रेड्डी की बात हम लोग कर रहे हैं और किसानों की बात कर रहे हैं, इस बीच आपने देख लिया नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार इंडिया गठबंधन के कई और खासकर कांग्रेस शासित राज्य या कांग्रेस के सपोर्ट से बने हुए जो दूसरी जगह जो सरकारें हैं इनके मुख्यमंत्रियों ने खास तौर पे नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया। कितना असर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? बिल्कुल असर नजर आएगा। देखिए, नीति आयोग में अगर हम लोग देखें पिछले 10 वर्षों से नीति आयोग का जो रवैया रहा है वो बिल्कुल एक पक्षी रवैया रहा है। वहां पे विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को ना तो सुना जाता है, और पूरे केंद्र सरकार को देखें तो जो इनका आवंटन का तरीका है राज्यों को, और विशेषकर जो विपक्षी राज्य हैं उनके प्रति बड़े भेदभावपूर्ण स्थितियां रहती हैं उसमें। तो मुझे लग रहा है कि अब वो समय आ चुका था कि नीति आयोग के भीतर क्या चीजें होती हैं वो भी अब जनता के समक्ष आना चाहिए, और एक तरह से इन लोगों ने अपने मुख्यमंत्रियों को वहां पर नहीं भेजने का निर्णय लिया है। तो बड़ा ही ये एक सही फैसला है, देर से लिया गया, एक मजबूत फैसला है इसमें चूंकि इंडिया अलायंस काफी मजबूती के सामने में है और ये फैसला लेने की सही घड़ी थी। देखिए, अब अगर हम लोग आंध्र प्रदेश को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि जगनमोहन रेड्डी के साथ इंडिया अलायंस किस तरह से जो है कि अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, तो बड़ा आपने सही चीज कहा कि अगर राज्यसभा में देखें आंध्र प्रदेश से टोटल 11 जो है सदस्य आते हैं राज्यसभा में, और अभी जो लोकसभा से पहले जो चुनाव हुए राज्यसभा के, तो उसमें बिल्कुल क्लीन स्वीप जो है वो जगनमोहन रेड्डी के पक्ष में रहा, यानी 11 में से 11 सदस्य उनके पार्टी की तरफ से ही है। तो उस दृष्टि से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को उनको कंट्रोल करने के लिए वो जो तमाम तरह की चीजों को वो लाते थे, राज्यसभा में इन लोगों का समर्थन ले लेते थे। क्योंकि लोकसभा में तो विपक्ष की स्थिति मजबूत है, राज्यसभा में भी विपक्ष की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है, और जगनमोहन रेड्डी की परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। वो अब वहां पर विपक्ष में जा चुके हैं, और उन्हें भी चूंकि उनके ऊपर जिस प्रकार के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो वो उन स्थितियों में उन्हें भी अब कहीं न कहीं विपक्ष की जरूरत है कि कहीं उनका उत्पीड़न ना हो, उनको समस्या ना हो, और ये एक विन विन सिचुएशन नजर आ रहा है
तो मुझे लग रहा है कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं जो तमाम पूर्ववक्ताओं ने कहा और आपने भी जो कहा कि ये कोई सीधे सीधे फ्लोर मैनेजमेंट की स्थिति नहीं है। जो वहां पर ये प्रयास चल रहा है वो एक गहन और गंभीर प्रयास है इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाने के लिए, और इसके बाद इस प्रकार के प्रयास हम लोगों को उड़ीसा में बिजू जनता दल के साथ भी देखने के लिए मिलेगा, उसकी भी पूरी संभावना। एक सवाल जो आपने पूछा, राहुल गांधी ने जो किसान नेताओं को संसद भवन के भीतर बुलाया, सोचिए इसके संदेश कितने बड़े हैं राजीव जी। जिन किसान नेताओं ने जो वही हरियाणा बॉर्डर जिसकी बात कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पे, हम लोगों ने देखा है कि वहां पे किस तरह से क्या परिस्थितियां बनाई गई थी, और वहां पे ड्रोन से हमारे ही अन्नदाता के ऊपर हरियाणा पुलिस और वहां पे अर्धसैनिक दल हमले कर रहे थे। तो किसान अन्नदाताओं को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको दिल्ली आने की पूरी छूट होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने संदेश दे दिया कि आप केवल दिल्ली ही नहीं आएंगे, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद भवन का परिसर, उस संसद भवन के परिसर में हम किसानों के साथ बैठकर वार्तालाप करेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो नया नया कदम उठाते चले जा रहे हैं, ये बात सही है कि वो चाहते थे दिल्ली में किसी अन्य जगह पर भी किसान नेताओं से वार्तालाप कर सकते थे, अपने घर पे कर सकते थे, कहीं और जगह करते, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे संसद भवन को ही चुना। इसके मैसेज स्पष्ट है कि संसद भवन का अब स्वरूप बदल चुका है और अब वो हमारे अन्नदाता, गरीब, पिछड़ा, वंचित तबका, उन सबों के लिए जो है कि उनके दरवाजे, संसद भवन के दरवाजे अब खुल चुके हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है। और कल जो नाम मात्र वाला जो है कि मैं कहूंगा कि जो नौटंकी वाला बजट था, जिसमें 1,52,000 करोड़ रुपया का एलोकेशन किया गया, पिछले बजट में भी जो इसी प्रकार के एलोकेशन थे, 50% की राशि वो खर्च नहीं हुई थी। तो किसानों को आप कह रहे हैं कि कभी आप इसका जो है कि आप ये मत्स्य पालन कर लीजिए, तो कभी आप उनको दलहन उगाने की सलाह दे रहे हैं। अभी आप किसानों को एमएसपी गारंटी दे दीजिए ना, दलहन के क्षेत्र में ही शुरुआत कर दीजिए आप, कि हम उन क्षेत्रों में जो है कि बिल्कुल एमएसपी गारंटी दे रहे हैं। आप एमएसपी गारंटी दीजिएगा, बाकी काम तो किसान खुद ही कर लेगा। तो मुख्य काम ना करके हमेशा किसानों को दाएं बाएं भड़काने वाली स्थिति है। अन्नदाता की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। और एक चीज मैं राजीव जी कहूंगा, बिहार में जो भागलपुर से लेके बक्सर और भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा, तो क्या वो हरियाणा के उन बिचौलियों के लिए बनेगा, पंजाब के उन बिचौलियों के लिए बनेगा, जो वहां पे तो मंडियां है नहीं किसानों के लिए कोई भी मंडी। वहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि वहां पे व्यापारी जो है कि वो सस्ते भाव में जो है कि अनाज खरीदते हैं बिहार के किसानों का, और लाके पंजाब हरियाणा के मंडी में बेच देते हैं। तो सवाल पंजाब हरियाणा चले गए राहुल लाल जी, गुजरात चलिए। गुजरात, अब गुजरात के मंडियों में बिक रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि आखिर उन मंडियों को कैसे खत्म कर दिया नीतीश कुमार जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा। इन उत्तरों से ये लोग भाग नहीं सकते हैं। तो इनको हमें लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास इसलिए किया जा रहा है कि वहां के किसानों का सस्ते में और दोहन कैसे किया जा सके। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास थोड़ा जमीन पे होता है तो उसके परिणाम कुछ इसी रूप में दिखेंगे राजीव जी। लेकिन इतना है जो आपने हेडिंग लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने में इस समय जो वो सरकार चला रहे हैं, सदन के भीतर, सदन के बाहर, सड़क पे, हर तरफ वो बुरी तरह से घिरे हुए हैं। और वो तूफान नहीं, मैं तो कह रहा हूं सुनामी में घिरे हुए हैं राजीव जी। जी, तूफान नहीं बल्कि सुनामी, शब्द को सुधार कर पढ़ें, देखें, समझें। चलिए राहुल लाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये सुनामी आने वाले समय में किस दिशा में, क्योंकि बहुत कुछ उखड़ जाते हैं, उजड़ जाते हैं, ऐसे जब सुनामी और तूफान की जब हम बात करते हैं, अच्छा नहीं है, ये शब्द बहुत खराब हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ विध्वंस है। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ रहे हैं। किसानों से बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बड़ा कोई हो भी नहीं सकता। आसमान की तरफ देखते हैं, जमीन पे लहलहाती हुई फसल को उगाते हैं, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जमीन पे क्या कुछ चल रहा है, भले आसमान की तरफ देखें। तो आप बहुत सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। जयशंकर गुप्त जी, ज़रा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं आपके पास। और बहुत कुछ चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन इसके जिस तरफ अभी राहुल लाल जी लेकर जा रहे थे इस डिबेट को, और जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाला समय जो है तूफान नहीं बल्कि सुनामी वाला है। इंडिया गठबंधन, और जिधर थोड़ा सा इशारा हमारे तमाम साथियों ने और खासकर सुनील शुक्ला जी ने किया, दक्षिण और उत्तर, चुनाव से पहले दक्षिण साफ उत्तर हाफ का नारा आपने सुना था, और वो हमने देख भी लिया, तभी तो 240 पे सिमट के रह गए। अब इसमें आगे क्या कुछ दिखाई देता है? और दक्षिण में जो दो राज्य जिसके कारण बच गई ये सरकार, बन गई, बच नहीं गई बल्कि ये सरकार बन गई, उसमें ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है, यही दो राज्य हैं।
जिसके कारण बन गई सरकार। और उसमें अगर 2 राज्य और जोड़ दें तो उसमें एक छत्तीसगढ़ है और एक मध्य प्रदेश है। वहां भी अंदर खाने तूफान है, मध्य प्रदेश में तो खासकर है। कल आप लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस के एक कैंडिडेट को जिता कर लाते हैं और उनको मंत्री बनाते हैं, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है, जो मंत्री है, वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंच जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कल उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यानी अंदर तूफान उधर भी है। जरा यहां से बताइए जयशंकर जी कि अभी इस जो संसद अभी जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र अभी खत्म हुआ है। अब कल तक के लिए हम लोग लाइव कर भी रहे थे एक दूसरे लाइव स्ट्रीम पे। तो इस बजट सत्र में क्या ऐसे ही शांतिपूर्ण चलने और विपक्ष के वॉकआउट तक और ये पूरा का पूरा 12 दिन निकल जाएगा, ऐसा समझा जाए, माना जाए, या यहां कुछ और नजर आएगा आने वाले समय में? बहिष्कार तो आज किसी बात पर उन्होंने कर दिया होगा, लेकिन कल से सदन चलेगा और उसमें बजट पे चर्चा होगी, दोनों पक्षों से चर्चा होगी और विपक्ष बहुत ही आक्रामक रहेगा। देखिए, आपने जैसे दक्षिण के राज्यों की बात करी तो उसमें कर्नाटक भी है। कर्नाटक से भी इनको काफी सपोर्ट मिला। जितनी उम्मीद थी कि कर्नाटक ये लूज करेंगे, बुरी तरह से लूट करेंगे, लेकिन वहां पर भी इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिला। और आंध्रा तो है ही है, आंध्रा ने तो पूरा ही कर दिया, उड़ीसा ने कर दिया, और मध्य प्रदेश तो खैर नंबर 1 रहा, सारी की सारी सीटें चली गई। यहां तक कि गुजरात से भी 1 सीट कम हो गई बीजेपी की, कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया वहां आदिवासी बहुल क्षेत्र में, लेकिन मध्य प्रदेश से कोई नहीं हुआ। तो खैर ये सब चीजें चलेंगी। बजट सत्र मेरे ख्याल से गर्मा गर्म रहेगा, खबरें मिलेंगी, काफी मिलेंगी, और विपक्ष के तेवर बहुत आक्रामक होंगे। दूसरी चीज, एक बात जो हो रही है, जो किसानों का जो संसद भवन में आकर के राहुल गांधी से मिलना, देखिए किसानों को इस सरकार ने ठगा है, बार बार ठगा है। इस बात को प्रशांत भी कह रहे थे कि समझौता हुआ था, किसान कृषि विधेयक तो वापस ले लिए गए थे, लेकिन बाकी जो समझौते हुए थे उन समझौतों में से कहीं किसी पर अमल नहीं हुआ। कोई समझौता करने वाला दिख भी नहीं रहा है, सामने आने को तैयार नहीं हो रहा है कि भाई आ जाओ यार, तुमसे बात हुई थी, आप सरकारी पक्ष से थे, हम लोग किसान लोग थे, तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो सरकार पर से किसानों का भरोसा उठ गया है। राहुल गांधी जिससे मिलते हैं इन दिनों, वो आश्वस्त नजर आता है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा। और आज मैं बहुत प्रभावित हुआ, मतलब जो आप दिखा रहे थे, क्लिपिंग जो दिखा रहे थे, ये राहुल ने ये कहा कि भाई मैं इस पर इंडिया अलायंस के अपने अन्य सहयोगी दलों से भी चर्चा करूंगा, और मुझे लगता है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अमल हो सकता है, होना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। एक तो एक डेमोक्रेटिक सोच है, भाई हम अकेले फैसला कैसे करेंगे जब हम इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो हम सब लोगों से, और मेरे ख्याल से इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि नेता विपक्ष जो है किसानों के प्रतिनिधि मंडल को, जो आंदोलित किसान थे, उनको अपने चैम्बर में बुला करके, जो संसद भवन में जो विपक्ष के नेता का ये है कार्यालय है, तो वहां बुला करके लोगों से मिल रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इस संसद में भी करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसा हो सकता है कि प्राइवेट मेंबर बिल लाएं या और कुछ बातें करें, उसको लेकर के किसी न किसी रूप में तो इसको उठाएंगे ही उठाएंगे। किसान हो, नौजवान हो या जवान हो, तीनों की समस्याओं को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, और तीनों एक तरह से एक अलग ढंग का आश्वस्त नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं और इनसे उम्मीदें हैं। तो एक तरफ तो ये बात है। दूसरी बात है, देखिए राज्यसभा में अगर जगनमोहन रेड्डी और बीजू जनता दल के लोगों ने तय कर लिया तो सरकार मनी विधेयकों के अलावा कोई विधेयक पास नहीं करा पाएगी। मनी विधेयक को तो चलो ठीक है, ठीक करके कर लेते हैं, लेकिन बाकी कोई विधेयक आप पास नहीं करा सकते हैं। अगर ये दोनों तैयार हो जाएंगे, साथ में विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अभी भी अल्पमत ही एक तरह से है, लेकिन अगर ये लोग दोनों साथ देते हैं, ये क्या होते हैं कि ये इक्वी डिस्टेंस की बात करते थे कि समान दूरी,
एनडीए से और इंडिया से दोनों से समान दूरी रखेंगे। लेकिन अब बीजू जनता दल तो खुल करके आ गया। अब वो जगन मोहन रेड्डी की भी पार्टी आ जाए और आप देखिए एक और बड़ा परिवर्तन, जो एनडीए के पुराने से पुराने घटक थे सब इससे अलग होते चले गए। शिवसेना गया, अकाली दल के बारे में भी आप जो चर्चा कर रहे थे हरसिमरत कौर, सबसे पुराना सहयोगी दल अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई है तो वो है अकाली दल। वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया है क्योंकि किसान की राजनीति उसको भी करनी है। तो माहौल एक तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं जी। अब आप देखिए, जो पलटी मार थे उत्तर प्रदेश के सुनील बेहतर जानते हैं, जिन्होंने राज्यसभा में दगाबाजी की थी अखिलेश यादव के साथ, अब वो बार बार किसी न किसी बहाने जाकर के अखिलेश यादव के यहाँ मैसेज करवा रहे हैं कि सर गलती हो गई, हम पार्टी से बाहर तो है नहीं, हमको साथ में रख लीजिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है, मैंने जब कुछ देखा मैंने, कि साहब उनकी बात तो छोड़ दीजिए, अगर उनकी पैरवी करने वाला भी कोई मेरे पास आ गया कि इनको आप ले लीजिए, वापस ले लीजिए, साथ रख लीजिए, तो उसको भी पार्टी से बाहर कर देंगे। ये होता है पॉलिटिकल स्टैंड। यही हालत आज महाराष्ट्र में हो रही है। अजीत पवार के लोग, बहुत से लोग जा रहे हैं, शरद पवार के दरबार लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप ही हमारे सब कुछ है, हम तो थोड़ा भटक गए थे, कोई कारण था, ईडी सीबीआई का खौफ था। शरद पवार भी अभी तक किसी को उस तरह से ये नहीं कर रहे हैं। तो माहौल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा। सबको अब ये लगने लगा है कि अब नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी चाणक्यगिरी कितना भी बतियाते रहे, लेकिन अब ये चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है। मुझे याद अच्छी तरह से जब भाजपा के सांसद या मंत्री लोग भी निजी बातचीत में कहते थे कि साहब हम गए थे वहां मिलने के लिए, एक तो बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठते थे और नीचे बैठा देते थे, कई बार तो बैठाते भी, बैठने को भी नहीं कहते थे, और जब कोई बात कोई समस्या रखता था तो कहते थे कि साहब तुमको मालूम नहीं है तुम कैसे चुनाव जीते, मालूम है मेरे कारण चुनाव जीते। आज ये कहने की हैसियत मोदी जी में नहीं रह गई है, और ये बात जो है सबको परेशान कर रही है। जो भी उनके साथ जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े थे लोग, सबको लग रहा है कि अब हमारा भविष्य डमाडोल हो सकता है, अब हमको अपनी पुरानी नाव की तरफ ही जाना चाहिए। तो एक तो बड़ा माहौल ये हो रहा है। मुझे लगता है कि 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है। अभी तो ये 2 चुनाव होंगे, 10 उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में, उसके अलावा जो है 4 राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि उन चारों में एक में भी भाजपा तो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। अब उस समय क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे क्या नहीं बनेंगे ये देखने वाली बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजे देश की भविष्य की राजनीति को तय करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस और मजबूत होकर के निकल करके आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया अलायंस कैसे मजबूत हो रहा है, और इंडिया अलायंस का, इंडिया का जो ऐलान है वो साफ साफ आपने देख लिया। 2 नेताओं से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक नेता अभिषेक बनर्जी, जिन्होंने साफ साफ कह दिया सदन के अंदर और आसंदी पर विराजमान स्पीकर महोदय को कि आप, हम जब कहते हैं तो टोक देते हैं और आप जब कहते हैं तो हम क्या माने। दूसरी तरफ आपने सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुन लिया, माता जी को प्रणाम कर रहे थे। तो ये तमाम बातें साफ साफ समझ में आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है, बता दिया है, ऐलान करे न करे बता दिया है कि आने वाला भविष्य इस सरकार का क्या होने जा रहा है। और जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि पहली बार इतना मजबूत विपक्ष सदन के अंदर है, ये बात बिल्कुल सही है। ये आजाद भारत में पहली बार इतना मजबूत विपक्ष है, और सामने नरेंद्र मोदी हैं जो सीना ठोकते थे, 56 इंची बताते थे। वो अब क्या कारण है कि विशेष सत्र के बाद जैसे ही बजट सत्र आता है, शुरुआती दिन जब जाते हैं मीडिया के सामने, एक तरफा अपना बयान रखते हैं, तो वो रूंधते हुए अपने गले से कहते हैं कि 2.5 घंटे तक मुझे बोलने नहीं दिया गया, गला दबाया गया। ये विपक्ष के लिए जरा सोचिएगा कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे तस्वीर बदल रही है, और इस तस्वीर के पीछे की कहानी जो है वो इंडिया गठबंधन से इसकी शुरुआत होती है। बहुत शुक्रिया जयशंकर गुप्ता जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सब। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।